Good morning, everyone. Can you see my screen? I'm not able to share my screen. Wait a Oh, moment. I'm not. Wait a moment. I don't know what is happening. Just checking it out. Wait a minute. Hold on, I'm getting a call from college.
Can you guys now see it? So we're discussing nature and scope of reforms. हमें ये डिस्कस करना था. Yesterday we started LPG. This topic basically liberalization, privatization, and globalization. I hope you can see it. I'm sorry I got a call from college, so I got delayed. Acha students, after this class, you have to join the other class with the new link which I have shared after this link. Okay, at 10:45 that will be starting. Hopefully. Nation scope of reforms may we were to start from this. Now nature's and scope of reforms means जो LPG पॉलिसी है वो जब हमारा अनाउंस हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ और बेसिकली एग्जिस्टेंस में आया, जब वो एक्चुअली में लागू हुआ, दैट टाइम वाज 24th of July, द डे वाज 24th of July 1991. जब गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन दैट वी आर गोइंग टू यू कैन से announce this policy, and we are going to implement this policy in our country. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की हम ये तीन चीज़ें जो है मार्केट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो दैट वी कैन हैव इकोनॉमिक ग्रोथ. लिबरलाइजेशन का मतलब था कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलिसीज लेस कंस्ट्रेनिंग. कंस्ट्रेनिंग का मतलब होता है कम प्रॉब्लम्स को करना. तो गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ पॉलिसीज बना दी जिससे कि कोई भी बिजनेस को करना कंट्री में वो बहुत आसान हो गया. डॉक्यूमेंटेशन काम बहुत कम कर दिया. पॉलिसीज इस तरह से बना दी कि अब हर कोई अब इजीली बिजनेस करने के लिए एंटर कर सकता था, कंपनी स्टार्ट करने के लिए सोच सकता था. कुछ टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया गया, जहाँ पर कि टैरिफ्स का मतलब कुछ रेट्स सपोज बहुत ज़्यादा हाई थे किसी चीज़ को इम्पोर्ट करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए, या कोई कंपनी स्टार्ट करने के लिए अगर उसका रजिस्ट्रेशन फ़ी बहुत ज़्यादा था जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, या और अदरवाइज कुछ टैक्सेस वगैरह जो भी गवर्नमेंट कम कर सकती थी, वो सब कुछ गवर्नमेंट ने इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ रिड्यूस कर दिया. तो लोगों को बेसिकली लिबरलाइज कर दिया. लिबरलाइज थोड़ी सी उनको फ्रीडम दे दी कि आप ये काम इस तरह से अब इतना इजीली कर सकते हैं, जो काम पहले थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था वो अब ईज कर दिया था. दैट वाज लिबरलाइजेशन. Then LPG में P stands for privatization. Privatization as the name suggests कि पहले ज़्यादातर जो businesses होते थे हमारी कंट्री में, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंडर थे. पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के अंडर थे. गवर्नमेंट खुद वो काम करती थी और गवर्नमेंट उतना अच्छे से वो काम नहीं करवा पाती थी, बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैव अ माइंड सेट that they really don't want to perform better, and nobody is actually judging their performance also. जैसे प्राइवेट सेक्टर में आपका अभी आप कभी भी जैसे अब आफ्टर योर like degree you will go to work, you will see in the organizations everything will be getting noticed. Your manager will notice each and every thing of yours, how you are behaving, what you are reacting, how you are performing, how serious you are and how interested you are in your work. And in any case, if you're not performing better, you will be getting reminders also from your you can say from your manager, or maybe through your HRs you will be getting the warning letters in any case if you're not performing better. But ये सब चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर में आज भी नहीं है. Nobody is judging their performance at all. टाइम से आते भी नहीं है लोग वहाँ पर, तो परफॉर्मेंस तो दूर की बात है. So this basically was a reason that public sector undertakings were not doing very better. और सैलरीज वो लोग अच्छी लेते थे. प्राइवेट सेक्टर में तो यू कैन अर्न गुड ओके, बट यू हैव टू परफॉर्म एंड देन ओनली यू विल गेट. तो प्राइवेटाइज उन्होंने करने की सोची कि जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में कोई भी पर्सन आके परफॉर्म कर सकता है और हमसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ओवरटेक कर सकता है, ओनरशिप ले सकता है, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट ने अग्री कर दिया. कुछ जगहों पे रखा था सिर्फ कि हम ही करेंगे, बाकी कुछ जगहों पे प्राइवेटाइज कर दिया था. नेक्स्ट वाज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन से गवर्नमेंट चाहती थी कि हम अपना बिजनेस को नॉट ओनली जस्ट वी विल बी रिस्ट्रिक्टिंग विद द आवर कंट्री, बट वी विल एक्सपैंड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ऑल्सो. दैट मीन्स कि हम अपनी जो बिजनेस है, जो यहाँ पर बिजनेस लोग कर रहे हैं या टैलेंट है या कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज से में जाके भी कर सकते हैं बिजनेस, तो उनके साथ उनको मतलब एक तरह से लिबर्टी ये भी दे दी कि आप ग्लोबलाइज हो, एक्सपैंड करो अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द नेशन. यानी कि इंडिया के बाहर जाकर भी बिजनेस हो सकता है, इंडिया के बाहर से भी लोग आके इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं. दैट वाज ग्लोबलाइजेशन. और
एलपीजी का बेसिक मेन रीज़न तो ग्लोबलाइजेशन ही था। वो चाहते थे कि हम इस तरह से अपना बिजनेस को ओपन करें, इंडियन इकोनॉमी को ओपन करें दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी, टू वर्क, कम एंड वर्क, एंड वी कैन ऑल्सो गो एंड वर्क आउटसाइड। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था एलपीजी का कि ग्लोबलाइजेशन करना चाहती थी गवर्नमेंट, सो दैट वी कुड हैव a growth, better growth rate in the country. इकोनॉमी में एक स्टेबलाइजेशन आने की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से, स्टेबलाइजेशन मतलब हम ग्रोथ में कुछ स्टेबिलिटी लेकर आए कि एवरी ईयर कुछ ना कुछ ग्रोथ तो ज़रूर हो कंट्री की, उसमें हम स्टेबिलिटी लाना चाह रहे थे। एलपीजी के ये कुछ फीचर्स हैं, इन फीचर्स को चाहे तो आगे एलेबोरेट भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन यू रिसीव। पहला था फीचर एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड परमिट राज। जो 1991 से पहले परमिट राज का जो एक पॉलिसी चल रहा था, गवर्नमेंट ही अथॉरिटी थी जो कि आपको किसी भी बिजनेस को करने के लिए परमिट देती थी। तो वो परमिट राज का मतलब कि गवर्नमेंट का मोनोपोली होता था, परमिट दे सकती है, परमिट नहीं भी दे सकती है। तो अगर परमिट आपको नहीं मिला गवर्नमेंट से तो आप वो काम ही नहीं कर सकते। तो एलपीजी का सबसे पहला फीचर ये हो गया कि उसने इस चीज़ को अबॉलिश किया, गवर्नमेंट ने चीज़ को अबॉलिश किया कि आपको, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन तो ज़रूर रहेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को भी, और अदरवाइज भी जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं वो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही आपको अथॉरिटी देंगी टू ऑपरेट। बट अल्टीमेटली लाइसेंसिंग, हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में लाइसेंसिंग लेना, छोटे छोटे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाइसेंस या परमिट गवर्नमेंट से लेना, और वो बहुत लेंदी प्रोसेस भी होते थे, वो सबको एबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। पब्लिक सेक्टर रोल डाइल्यूटेड, जो जितना मेजर रोल पब्लिक सेक्टर का हुआ करता था 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी में, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ, उसको थोड़ा कम कर दिया गया, और प्राइवेट सेक्टर्स ने बहुत सारी चीज़ों में टेक ओवर कर लिया था और बहुत अच्छा परफॉर्म करा उन्होंने। गवर्नमेंट से ज़्यादा ही परफॉर्म अच्छा बेटर करेगा ही प्राइवेट आदमी, क्योंकि वो बिजनेस कर ही रहा है सिर्फ प्रॉफिट के लिए। गवर्नमेंट तो तब भी करेगी अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा, तो भी करेगी, लॉसेस में भी करेगी। मगर आप, मैं, हम जैसे कोई भी प्राइवेट आदमी जो गवर्नमेंट नहीं है, जिनकी कोई और इनकम नहीं है, गवर्नमेंट की इनकम तो हमारे टैक्सेस से हो जाती है, हमारी कोई और इनकम तो है नहीं, तो हम लॉसेस में काम नहीं कर सकते, हम मेहनत करके प्रॉफिट ही अर्न करने के लिए हम बिजनेस करते हैं। चाहे हम अपना, अगर हम सैलरी बेस भी जॉब करते हैं, सो देन वी जस्ट गो टू वर्क टू अर्न मनी, and same is the condition with our business also. If we go for the business option, तो हम पैसा कमाने के लिए ही बैठे हैं। सो पब्लिक सेक्टर रोल वॉज डायलेटेड। एमआरटीपी लिमिट गोल्स, एक ये एक्ट है, एमआरटीपी एक्ट होता है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट बोलते हैं उसको। वो थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा लिमिट कर दिया था, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट का उसमें रोल था कि कोई भी आप ट्रेड प्रैक्टिसेस जो मोनोपोलिस्टिक है, या मोनोपोलिस्टिक इन द सेंस कि जिसमें कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल है या कोई एक पर्सन ही कर रहा है वो काम, उसको अबॉलिश किया, एक तरह से कोशिश किया कि जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस अनफेयर हैं, एमआरटीपी एक्ट के अंदर जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो हम नहीं करेंगे। सो दैट ऑल्सो बेसिकली वेंट इन द मार्केट कि इट विल हैपन दिस वे। बिगिनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, अब प्राइवेटाइजेशन बिगिनिंग हो गया। ऑफ कोर्स जो लोग करना चाहते थे कुछ काम और उनको अथॉरिटी नहीं थी, नाउ दे स्टार्टेड डूइंग इट। फ्री एंट्री टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि बाहर के जो लोग हैं अगर वो इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते थे। इंडिया में आकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या इंडियन किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं जो एक कंपनी पैसा लगाती है, दूसरी कंपनी टेक्नोलॉजी लगाती है। जैसे सोनी एरिक्सन करके एक ब्रांड है, सोनी एरिक्सन, राइट। एरिक्सन वाज अ सेपरेट कंपनी, सोनी वाज अनदर कंपनी। इन दोनों में कोलैबोरेशन हुआ, एक कंपनी ने बोला ठीक है, वी विल बी, आर टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड, एंड द अदर कंपनी सेड ओके वी विल बी इन्वेस्टिंग द मनी। तो इस तरह से करके कुछ कंपनीज ने ऐसे कोलैबोरेशन करना शुरू करा, और मतलब ये हुआ कैसे पॉसिबल, क्योंकि फ्री एंट्री हो गई थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की और टेक्नोलॉजी की। इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी लिबरलाइज्ड, जो लोकेशन पॉलिसी था बेसिकली कि हम कहाँ पे बिजनेस को करेंगे, लोकेशन किस बिजनेस, कहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, कहाँ पे ऑफिस लगाएंगे,
कहाँ के लोगों को हम अपने बिजनेस में रखेंगे। सपोज अगर हमें चाहिए कि साउथ इंडियन लोग बहुत हमें चाहिए अपने बिजनेस में, तो रादर कि हम दिल्ली में ऑफिस खोल रहे हैं, वी विल गो टू चेन्नई एंड वी विल स्टार्ट आवर ऑफिस वहाँ पे। वहाँ पर हमें ज़्यादातर लोग वहीं के मिल जाएंगे। तो लोकेशन का भी पॉलिसी को लिबरलाइज किया गया कि मतलब ये लोगों प्राइवेट लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर वो लोकेशन चूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या चूज करते हैं। एबॉलिशन ऑफ फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स फॉर न्यू प्रोग्राम्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे उस टाइम में कि एक एक फेज में वो लॉन्च करते थे कि हम पहले पहले फेज की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर सेकंड फेज की मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, फिर कब करेंगे। जैसे होता है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि रोड्स बनती हैं, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट होता है या कोई दिल्ली मेट्रो का कोई प्रोजेक्ट है, कहीं पे कुछ काम स्टार्ट होता है, एक फेज में काम होता है और फिर वो वहीं रुक जाता है, आगे होता ही नहीं काम, स्टार्ट ही नहीं होता। वो सेकंड फेज जब स्टार्ट होगा, जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज अप्रूव करेंगी, जब होगा काम तब होगा, तब तक पब्लिक को प्रॉब्लम होती रहती है। तो वो फेजेस में जो काम होते थे वो एबॉलिश कर दिया। इसका एक फायदा ये भी हुआ, रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी कॉज। कन्वर्टिबिलिटी कॉस्ट का मतलब हुआ कि वेन एवर देर वॉज एनीथिंग, कन्वर्टिबिलिटी कॉस्ट का मतलब जैसे कि पीएसयू को प्राइवेट क्यों कर रहे हैं, क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका कोई ज़रूरी कॉज बताना है, मैंडेटरी है बताना, वो ज़रूरी नहीं था। इट वॉज जस्ट दैट प्राइवेटाइजेशन का मतलब है वी आर ओपनिंग द सेक्टर टू द प्राइवेट, एनीबडी कैन कम एंड स्टार्ट डूइंग द बिजनेस। अगर वो अच्छा कर पा रहे हैं तो वो करेगा, और कोई ऐसा कोई मैंडेटरी रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। रिडक्शन इन इम्पोर्ट टैरिफ्स, टैरिफ्स जैसे हमने पढ़ा कि ऊपर भी लिबरलाइजेशन में कि वो रिड्यूस कर दिया था गवर्नमेंट ने, टैक्सेस भी बहुत हद तक रिडक्शन इन टैक्सेस हो गया था। एंटी रेगुलेशन ऑफ द मार्केट्स, मार्केट को जो रेगुलेट करती थी वो गवर्नमेंट करती थी कि मैं हाँ सारी रूल्स रेगुलेशन, रेगुलेट करने का मतलब रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट के फॉर्मुलेटेड थे पहले। ये ब्रिटिश के टाइम से चलता आ रहा था, अंग्रेज़ों के टाइम से चलता आ रहा था, वही आगे भी चले जा रहा था, हमारी गवर्नमेंट ने भी वही फॉलो कर लिया और आगे इस तरह से चलता जा रहा था। बट ब्रिटिशर्स तो हम हमें एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, इसलिए वो ऐसा अपना पास कंट्रोल रखते थे। हमारी गवर्नमेंट को ये पहले ही सोच लेना चाहिए था व्हाट इज़ गुड एंड बैड फॉर अस। तो वो डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट्स भी हुआ कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो काम कर रहा है वही अपने रूल्स बनाए और उसके हिसाब से पॉलिसीज ड्राफ्ट करके काम करे। एलपीजी के कुछ ये आउटकम्स थे, आउटकम ऑफ द एलपीजी कुछ पॉजिटिव थे और कुछ नेगेटिव थे, हर चीज़ के प्रोस कॉन्स होते ही हैं। तो इस एलपीजी रिफॉर्म्स जो हमने किया 1991 में एग्जिस्टेंस में आया ये पॉलिसी, तो इसके कुछ हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिले, जैसे कि जीडीपी हमारा बढ़ा, जीडीपी हमारी कंट्री का इंक्रीज हुआ। इसके बाद 1991 में इंडिया बिकेम अ लिक्रेटिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इंडिया को लोगों ने समझना शुरू किया कि एक हम लिक्रेटिव मतलब जो आकर्षित होता है बहुत ज़्यादा, जिसको जिस पर लोगों की नज़र जाती है और बहुत अट्रैक्टिव जो लगता है, तो यानी कि लोग अट्रैक्ट हुए हमारी कंट्री की तरफ फॉर द इन्वेस्टमेंट। फॉरेन लोग जो थे, फॉरेन लोग या फॉरेन कंट्रीज के लीजिए या फॉरेन फर्म्स जो थी, वो इंडिया को एज ए लिक्विडेटिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मानने लगी थी और आकर अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। क्योंकि कंट्री में हमारी कंट्री ऑलरेडी रिच तो थी ही, बट क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे थे, तो ये वो बेसिक पॉलिसीज थी जो कि रिफॉर्म्स बहुत बड़े थे जो डिसीजन लिए गए और इससे बहुत फ़ायदा हुआ और आज तक बेनिफिट इससे हो रहा है। Now 1991 the employment rate was high, but after India adopted LPG policy, more employment got generated. Unemployment तो पहले भी बहुत हाई था, आज भी बहुत हाई है, लेकिन 1991 की इस एलपीजी की पॉलिसी के बाद एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी जनरेट हुआ। पर कैपिटा इनकम वॉज इंक्रीज। जब जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ या इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया, तो पर कैपिटा इनकम जो होती है, यानी कि एक किसी भी कंट्री में सिटीजन का पर कैपिटा इनकम कितना है, वो हमने बेसिकली पर कैपिटा इनकम इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो गया।
overall income which is earned by any one person in the country per year is called per capita income. तो जब लोग पैसा ज़्यादा कमाने लगेंगे per capita income भी accordingly increase हो जाएगा. Exports have increased and stood at USD 26.38 billion as of October 2019. तो लास्ट ईयर अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, अब हम नवंबर में है 2020 में, तो अक्टूबर 19 was like the situation which was before you can say बिफोर कोरोना या कोविड हम बोल सकते हैं कि बिफोर कोविड हम लोग हमारा जो बेसिकली एक तरह से एक्सपोर्ट्स था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था. अभी तो ओवरऑल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट ही, ग्लोबल मार्केट ही थोड़ा डाउन है बिकॉज ऑफ कोविड. नाउ थिंग्स आर इम्प्रूविंग, बट मार्च की बात करें, मार्च अप्रैल मई जून, तो एवरी कंट्री वाज डाउन एंड वी वर आल्सो डाउन. तो उससे पहले हम लोग एक्सपोर्ट अच्छा कर रहे थे और यूएस डॉलर 26 बिलियन डॉलर्स का हमने एक्सपोर्ट किया था, हमारी कंट्री ने एक्सपोर्ट किया था अक्टूबर 2019 में. ठीक है, इसका कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी थे. वो नेगेटिव ये थे कि एग्रीकल्चर हमारा जो था पहले, एग्रीकल्चरल हमारा जीडीपी क्या होता है आपको पता होगा, हर कंट्री का जीडीपी कैलकुलेशन होता है. तो वो जीडीपी कैलकुलेट इस तरह से होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक कंट्री में हो रही हैं, उनसे क्या क्या इनकम अर्न होता है, उन टोटल इनकम को कंस्टिट्यूट करके जीडीपी कैलकुलेट होता है. तो पहले क्या होता था 1991 में के आसपास जब ये लॉन्च हुई थी पॉलिसी, तब 72% ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूटेड 30% ऑफ द जीडीपी, यानी कि 72% ऑफ द कंट्री पीपल एग्रीकल्चर ही किया करते थे, खेती कर रहे थे, फार्मर्स थे या जो भी थे. और उससे हमारी कंट्री का बहुत बड़ा एक इनकम पार्ट जो था वो जनरेट होता था. बहुत बड़ा का मतलब 30% जीडीपी की इनकम यहीं से आती थी, एग्रीकल्चर से आती थी. लेकिन जब एलपीजी लॉन्च कर दिया गया तो लोगों के पास लोग लिबरलाइज हो गए, फ्रीडम हो गया उनके पास, वो बिजनेस करने लगे. तो एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज था वो थोड़ा कम हो गया. और उसी तरह से पर कैपिटा इनकम भी फार्मर्स का जो था वो कम हो गया. ठीक है, ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू फॉरेन कंपटीशन, मोर एमएनसीज आर कम्पीटिंग लोकल बिजनेसेस एंड कंपनीज. अभी क्या था, बाहर से बिजनेस तो हमने अलाउ कर दिया कि कोई भी आकर बिजनेस कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आकर भी कर सकते हो, फॉरेन टेक्नोलॉजी भी लेकर आ सकते हो, ये सब हमने ओपन कर दिया था एलपीजी के थ्रू. तो इससे क्या हुआ, जो हमारी इंडियन कंपनीज या इंडियन फर्म्स थी उनको ऑपरेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा. किस तरह से कि टेक्नोलॉजी, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी सपोज नहीं है और किसी और कंट्री में वो टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज़ हो रही है बहुत पहले से, और वही टेक्नोलॉजी लाकर वो इंडिया में अपना कोई प्लांट या कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. तो इंडियन कंपनीज के लिए उनको कम्पीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था. एक ये ड्रॉबैक हो गया था इसका. Globalization has also contributed in the destruction of the environment through pollution by emission from the manufacturing plants and clearing of the vegetation cover. It further affects the health of the people. एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, जब हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया तो ग्लोबलाइजेशन से बेसिकली क्या हुआ कि दूसरी कंट्रीज से हमने अलाउ करा लोगों को अपनी हमारी कंट्री में आकर अपना स्टैब्लिश करना, ऑफिस, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स. तो जब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ स्टैब्लिश किए, एक साथ बहुत सारे लोग आकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टैब्लिश करने लगे. क्यों? क्योंकि इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जिस यहाँ पर ना इजीली सब कुछ, मैन पावर एटलीस्ट इजीली मिल जाता है. आप देखो लोग 10,000 रुपये में, 8,000 रुपये में आज भी पूरे महीने में नौकरी करते हैं, वो भी 10-10 घंटे नौकरी करने के लिए तैयार रहते हैं, और 10,000 महीने में सैलरी भी नहीं मिलता उनको. फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं वो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये महीने पर काम करते हैं और 9-9 घंटे की नौकरियां करते हैं या ज़्यादा ही करते हैं, या ओवर टाइम भी वो लोग करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं. वेरएज फॉरेन पीपल आर वेरी एक्सपेंसिव टू हायर. वो अपना एक एक मिनट काउंट करते हैं. 6 बजे का मतलब है कि इफ इट इज 6 o'clock दैट दे कैन लीव, दे विल लीव शार्प बाय 6. दे विल नॉट गिव यू even a single minute of their time
तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का लोगों ने बहुत सोचा, जो जो एक आउटसाइड पीपल थे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, क्योंकि उनको इजीली यहाँ पर लेबर मिल जाया करता था और इजीली मिल जाया करता था और बहुत सस्ते में मिल जाया करता था। उनको सिर्फ आकर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना रहता था, जो कि इजी कर दिया था गवर्नमेंट ने। अदरवाइज भी पॉलिसीज वाइज भी आकर करते थे वो ये काम, और यही चीज़ उनको अपनी कंट्री में भी लगाना पड़ेगा, तो पैसा तो लगाना पड़ेगा वहाँ पर। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोई स्टार्ट करेगा अपनी कंट्री में भी, तो पैसा तो वहाँ पर भी लगेगा। तो लोग इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने लगे थे, और मैन पावर वगैरह इंडिया की ही यूज़ करके। हालांकि हमें फ़ायदा इससे ही होता था कि जॉब्स मिलती थी हमारे लोगों को, लेकिन उनको भी ये फ़ायदा होता था कि उनको बहुत सस्ते में लोग मिल जाया करते थे, और लॉन्ग टाइम तक काम करने वाले लोग मिल जाया करते थे। सैटरडे की छुट्टी के बिना लोग काम करने वाले चले गए। जो यूएस बेस्ड कंपनीज होती हैं वो सैटरडेज ऑफ रखती हैं, 5 दिन ही काम करते हैं वो लोग फ्राइडे तक। सैटरडे दे कैन नॉट वर्क। इंडियंस के पास ऐसा नहीं है, वो सैटरडेज भी काम करते हैं, और कुछ लोगों को अगर ज़रूरत है और ओवर टाइम अगर कंपनी करवा के उनको संडे भी बुलाना चाहती है, तो वो बेचारे संडे में भी जाकर एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए चले जाते हैं इंडिया में। तो ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लगी उन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर लगाने के लिए। एकदम से बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग गए, लेकिन इससे हमारी डिस्ट्रक्शन होगी इन्वायरमेंट की। जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा, उतना ज़्यादा चिमनी से बाहर आएगा, धुआं आएगा, वटेवर पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो वो पॉल्यूशन एकदम से बढ़ने लगा था, हमारी इन्वायरमेंट थोड़ी सी डिस्ट्रॉय होने लगी थी ग्लोबलाइजेशन से। ये एक थोड़ा नुकसान हमारी कंट्री को और हुआ था कि एनवायरनमेंट ही ख़राब होने लगा था, और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट हो गया था। जो भी क्या बोलते हैं उनको, गैसेस होती हैं विच आर हार्मफुल, यू कैन से हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी और फॉर द एनिमल्स और फॉर द लिविंग बींग्स, वो होने लगा था। क्योंकि ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो एमिट करते हैं harmful gases and all, which are not good for our health. Then LPG policies have led to widening income gaps within the country. एलपीजी पॉलिसी से एक नुकसान हमारा ये भी हुआ कि वैसे भी पहले तो इनकम गैप था हमारी कंट्री में लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री के सारे लोग जिसके पास सेम क्वालिफिकेशन भी है या सेम डिग्री भी है, वो सारे लोग सेम इनकम नहीं अर्न करते थे, बट वाइडली इनकम गैप्स हुआ करते थे। गैप्स का मतलब है कि कोई 10,000 कमा रहा है, सपोज एक ही पर्सन है जो जिसके पास सेम डिग्री है, वो कोई 10,000 कमा रहा है और कोई 15 या 20,000 भी कमा पा रहा है, तो वो गैप हुआ करता था, इनकम गैप। और एलपीजी पॉलिसीज से वो इनकम गैप और ज़्यादा बढ़ा ही था, कम नहीं हुआ था। इनकम गैप्स हमारी कंट्री में अदरवाइज भी और ज़्यादा बढ़ने लगा, तो एक ये भी लॉस हो गया था हमें, या फिर ये बेसिकली नेगेटिव आउटकम रहा एलपीजी का। इसके अलावा किसी को कुछ क्वेश्चन है इसमें? एलपीजी इज कम्प्लीटेड फ्रॉम माई एंड नाउ, जो मैंने कल कंप्लीट किया था। उसके बाद जो बच गया था वो ये है। Can you see inflation? Yes, ma'am. The topic would be inflation, and there would be one more topic which will be pending or left after this topic, which is the difference between the ओके 10 मिनट बचे हैं इस मीटिंग को ओवर होने में, तो हम लोग इसके बाद आप दूसरा वाला लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा। आई विल स्टार्ट दैट मीटिंग वंस दिस विल बी ओवर। इन्फ्लेशन मैं स्टार्ट करती हूँ क्विकली, और जो एक टॉपिक बच जाएगा होपफुली वो हम कल अपनी ही क्लास में अगर कंप्लीट कर पाए तो बहुत ठीक होगा। अदरवाइज आई विल सी टुमारो इफ आई वुड बी एबल टू टेक एक्स्ट्रा क्लास फॉर यू गाइस और नॉट, क्योंकि कल मेरी क्लासेस थोड़ी ज़्यादा है शायद और सेक्शंस में भी, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास शायद ना ले पाऊँ। So we'll quickly try to complete this inflation in this and the next lecture, and एक और टॉपिक हमारा बचेगा वो हम कल में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो फ्राइडे विल बी योर टेस्ट, एंड देन ये आप प्लीज़ एमसीक्यू जो है और असाइनमेंट्स प्लीज़ आप लोग, मुझे मिल रहे हैं एवरीडे कुछ कुछ असाइनमेंट्स, आप लोग प्लीज़ विद इन टाइम इसको कंप्लीट कर दीजिएगा 20th तक, ओके। नाउ इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द टॉपिक, आई जस्ट शो यू द सिलेबस इफ यू वांट, बिकॉज मैंने आपसे एक टॉपिक नहीं एक पूरा स्क्रीन शेयर किया हुआ है। तो ये देखिए आप, एलपीजी हमने कंप्लीट कर लिया, हमने गैट, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, सेंसेक्स ये हम कल कंप्लीट कर चुके थे ऑलरेडी। तो एक इन्फ्लेशन टॉपिक बचा है और एक ये लास्ट डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक। ये दो टॉपिक्स हैं बेसिकली विच आर लेफ्ट फॉर अस। इन्फ्लेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ,
and hopefully we'll be covering inflation today for sure in the next class also. और फिर हम लोग जो डिफरेंस है वो हम लोग कल में कंप्लीट कर लेंगे. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल. हेलो. यस. सॉरी. सो इन्फ्लेशन इज अ राइज इन द जनरल लेवल. हमें वैसे तो पता ही है कि इन्फ्लेशन क्या होता है जनरल एक जेनरिक मैनर में, कि राइज इन द जनरल लेवल ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि टाइम टू टाइम अगर हमारा लेवल ऑफ प्राइस जो है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का बढ़ रहा है तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन का. ये when the general price level increases, each unit of currency buys fewer goods of prices, goods and services का fewer goods and price. क्या होता है, सपोज 100 रुपीज़ की कोई कॉस्ट है किसी पर्टिकुलर गुड की या सर्विस की, कि हमें पहले 100 रुपये देना पड़ता था, अब उसकी जगह हमको 110 या 120 देना पड़ता है. दिस इज राइज इन प्राइस. यही मतलब होता है राइज इन प्राइस का, कि पैसा बढ़ गया उसका. तो पहले हमें जो चीज़ 100 रुपये में मिल पा रही थी अब वो हमको 120 में मिल रही है. या फिर ये कहें कि हमें एक तरह से 120 में जो पहले हमें सर्विस या गुड मिलता वो अब हमें फ्यूअर मिल रहा है, यानी कि कम मिल रहा है. 100 रुपीज़ भी पहले जितना मिल रहा था हमें वो उतना 120 में मिल रहा है. तो ईच यूनिट ऑफ द करेंसी बाय द फ्यूअर गुड्स. हम इसका मतलब ये होता है, इम्पैक्ट ये पड़ता है इन्फ्लेशन का, कि मैं आप लोगों की अटेंडेंस पहले ले लेती हूँ. 27 पीपल आर देयर. फिर नेक्स्ट क्लास की मैं आपकी दूसरी अटेंडेंस लूँगी. ओके, गिव मी 1 मिनट. बेसिकली इन्फ्लेशन क्या करता है, हर ईच करेंसी 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया वट एवर, ईच करेंसी बाइज अ फ्यूअर गुड ऑफ सर्विसेज. क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो उस करेंसी का बेसिकली वैल्यू कम हो जाता है टू परचेज दैट गुड और सर्विस, एनी गुड और सर्विस जिसका कि इन्फ्लेशन पर से इम्पैक्ट हुआ है. ठीक है. सो इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग एंड द प्राइस इज राइजिंग. ऑब्वियसली अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ही मनी का वैल्यू कम हो रहा है, क्योंकि हम सेम प्राइस ऑफ मनी से या सेम मनी से वैल्यू ऑफ मनी से हम अब कम चीज़ें खरीद पा रहे हैं पहले जो ज़्यादा खरीद पाते थे. सो दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज. इकोनॉमिक्स में inflation refers to the general rise in the prices measured against the standard living of the purchasing power. आदमी की purchasing power भी कम हो रही है अगर inflation रहता है तो. और deflation क्या होता है? There are several variations on inflation used popularly to indicate the specific meaning. Deflation is when the general level of the prices is falling. जनरली प्राइसेस फॉल कभी करते नहीं है, बट ये तब होता है इकोनॉमी में, तब होता है जब हमारे पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ की. सपोज किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और चीज़ें बिक नहीं रही हैं, तो हम जनरली इंटेंशनली उसका प्राइस कम कर देते हैं. और लोग क्या करते हैं, जब प्राइस कम हो जाता है किसी चीज़ का तो वो ज़्यादा बाय करते हैं. तो जो सप्लाई ज़्यादा थी फिर वो नॉर्मली आ जाती है वहाँ भी जितना की डिमांड होती है. हम जनरली जब सस्ती होती है कोई चीज़ तो ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं. और दिस इज़ द माइंडसेट ऑफ द पीपल ऑल्सो. और इकोनॉमी में भी हम ये चीज़ समझते हैं जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, कि जितना प्राइस कम होगा उतना डिमांड ज़्यादा होगा. सो डिफ्लेशन क्या होता है,
It is opposite of the inflation basically. So it also referred to the disinflation भी बोल सकते हैं इसको, या deflation भी बोल सकते हैं जो टर्म है, ठीक है. हाइपर इन्फ्लेशन और स्टैग इन्फ्लेशन, sorry, hyperinflation is unusually rapid inflation in very short span of time. हाइपर इन्फ्लेशन एक और लेवल, हायर लेवल का इन्फ्लेशन है. हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि एक तो रेगुलर प्राइसेस इंक्रीज होना, विच इज लाइक नॉर्मली प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इन्फ्लेशन. लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन है कि बहुत ज़्यादा सॉरी, बहुत ज़्यादा रैपिडली अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनयूजुअली, यानी कि जिस हिसाब से नहीं बढ़ता कभी भी इन्फ्लेशन, अगर उतने रैपिड स्पीड से अनयूजुअल मैनर में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं. स्टैगफ्लेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट विद हाई इन्फ्लेशन. स्टैग इन्फ्लेशन उससे भी ज़्यादा गंदी सिचुएशन हो गई. क्या इसमें लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि नौकरी भी जा रही है, नौकरियां भी लोगों की जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े ही जा रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. यानी कि एक है कि अगर आदमियों के पास पैसा है, नौकरी कर रहे हैं, एटलीस्ट सपोज पहले किसी की इनकम 1 लाख थी और अभी भी 1 लाख पर मंथ वो अर्न कर रहा है पर्सन, तब प्राइस हाई हो रहा है, तो एक डिफरेंट सिचुएशन है. लेकिन अगर जॉब ही नहीं रहा, मतलब पहले पर्सन कुछ अर्न कर रहा था, वो अर्न भी नहीं कर रहा और प्राइसेस भी हाई हो रहे हैं, तो उसको अपनी सेविंग से या कहाँ से वो करेगा, कि ये स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट भी होता जा रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है. This happened in industrialized countries during 1970 when a bad economy was combined with OPEC raising oil prices led to the growth. ठीक है. So stagnation क्या होता है, एक तो हाई एम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ग्रोथ भी स्लो हो जाती है, और हाई इन्फ्लेशन तो रहता ही है. सो इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट प्राइसिंग गोइंग अप. तो ये तीन चीज़ें आप देखें, ये इन्फ्लेशन की तरह से, डिफ्लेशन तो उसको ऑपोजिट हो गया, हाइपरफ्लेशन हो गया कि बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ने वाला इन्फ्लेशन हो गया, और स्टैगफ्लेशन उससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन के, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है इसमें, प्राइस तो है ही. So inflation is all about price going up, but for healthy economy wages should be rising as well. तो basically यही है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है जनरली, कि जो वेजेस है ना, मिनिमम वेजेस होता है, हर जगह का मिनिमम वेज होता है, वो गवर्नमेंट जो है बढ़ाती रहती है हर 6 मंथ्स में. वो इसीलिए क्योंकि इन्फ्लेशन है, हर चीज़ का प्राइस जो बढ़ रहा है, जो पहले प्राइस एक्स अमाउंट में मिलता था, वो वाई एक्स प्लस 1 अमाउंट में मिलता है या 2 अमाउंट में मिलता है. तो उसकी वजह से जो बेसिक मिनिमम बेसिक वेजेस होती हैं, वो हर स्टेट अपना स्टेट वाइज जो है बढ़ाती रहती है उनकी इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से. ये हमारी गवर्नमेंट करती है, ताकि जो बिल्कुल लो कैटेगरी के लोग हैं, या जो बहुत बिल्कुल मिनिमम बेसिक लेवल पर जो अर्न करते हैं, उनकी जो है इनकम एक तरह से बढ़ती रहे विद इन्फ्लेशन, सो दैट उनको एटलीस्ट मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करने में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. सो इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट गोइंग प्राइस अप, बट गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दिस, कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो वेजेस भी बढ़ा दें, ताकि लोगों को उतना डिफिकल्टी ना हो सेम सैलरी में मैनेज करने में. ठीक है. बट अगर हमारा क्विक सेम पेस से हमारा सैलरी भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इन्फ्लेशन फिर हमारे लिए एक प्रॉब्लम नहीं बनेगा. ठीक है. फाइनली, इन्फ्लेशन इज अ साइन दैट इकोनॉमी इज ग्रोइंग. आरबीआई कंसिडर्स द रेंज ऑफ 4 to 5% एज अ कंफर्ट जोन है. आरबीआई